हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। पूरी डिटेल से इसके बारे में अलग अलग टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बना दिए हैं, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। और अब एक साथ इसका रिवीजन करेंगे। पूरे एक लंबी क्लास के दौरान इसका हम रिवीजन एक साथ करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग है हमारी यौगिक। यौगिक क्या है? जब दो या दो से अधिक पर भिन्न भिन्न परमाणु आपस में संयोजित होते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न परमाणु आपस में संयोजित होते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनमें क्या है, सभी में भिन्न भिन्न परमाणु आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु है किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित और स्थिर अनुपात में होते हैं। किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित और स्थिर अनुपात में होते हैं। यह अनुपात यौगिक के अभिलाक्षणिक गुण होता है। यह अनुपात क्या होता है? यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण। कैसे होता है? जैसे कि जल है, जल H2O, वो कहीं कोई से सोर्स से भी लिया गया हो, कुआं से लिया हो, बावड़ी से लिया हो, नल से लिया हो, किसी तालाब से लिया गया हो। जल में हमेशा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन परमाणु होगा। जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है कि H2O जल, एक अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में दो ऑक्सीजन परमाणु और एक कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु इसी प्रकार से है कि किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों से के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। क्यों होते हैं? कि जो कोई भी यौगिक है, जिन तत्वों से मिलकर वो बना है, उसके गुणधर्म और जो अब हमें यौगिक प्राप्त हुआ है उनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, लेकिन इनसे मिलकर बना जल जल H2O क्या है? द्रव है। जल एक द्रव है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? गैस है, लेकिन इनके संयोजन से बना यौगिक क्या है? द्रव है। साथ ही हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन क्या है? ज्वलनशील गैस है। जबकि ऑक्सीजन दहन में सहायक है। ऑक्सीजन क्या है? दहन में सहायक। लेकिन जल अग्निशामक के रूप में काम में लिया जाता है। जल को किस के रूप में काम में लिया जाता है? अग्निशामक के रूप में, अर्थात आग बुझाने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब नेक्स्ट बिंदु है किसी यौगिक को भौतिक विधि द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किसी यौगिक को भौतिक विधि द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें रासायनिक विधि द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित कर सकते हैं। यौगिक की एक खास बात और है कि उसे किसी भी भौतिक विधि द्वारा हम सरल पदार्थों में परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे कि जल है, H2O है, जल है, इसे हम किसी भी भौतिक विधि द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर परिवर्तित नहीं कर सकते। हमें इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इन्हें सरल भागों में विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन जब जल है, H2 है, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी रासायनिक विधि द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है इनका गलनांक और क्वथनांक नियत रहता है जब तक इनमें कुछ अशुद्धता ना मिलाई जाए। किसी भी सोर्स से लिया गया हो, चाहे यौगिक का गलनांक और क्वथनांक सेम होगा जब तक इनमें कोई अशुद्धता ना मिलाई जाए। नेक्स्ट बिंदु है हमारा मिश्रण। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थ या घटक से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थ या घटक से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्रण। हमारे आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ क्या हैं? मिश्रण हैं। हमारे आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ क्या हैं? मिश्रण। उदाहरण के लिए जैसे जल में चीनी का विलयन, हवा, चाय आदि मिश्रण के उदाहरण है। जल में चीनी का विलयन, हवा और वायु, जो हवा है, चाय है आदि क्या हैं? ये मिश्रण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट बिंदु है किसी मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ या घटक किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। किसी मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ या घटक किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है किसी मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे हाथ से छान के क्रिस्टलन आसवन
किस प्रकार से, जैसे जल में चीनी का विलयन एक तरह का मिश्रण है, हम इसे भौतिक विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इन्हें क्रिस्टलन के द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। ठीक है, अनेक जो भौतिक विधियाँ उनके द्वारा हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। मिश्रण के अब प्रकार देखते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सबसे पहले हम देखते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के बारे में देखते हैं। समांगी मिश्रण की परिभाषा क्या है? समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित होते हैं। समांगी मिश्रण में क्या होता है? घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित होते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है, जैसे जल में चीनी का विलयन, हवा आदि। समांगी मिश्रण के उदाहरण क्या हुए? जल में चीनी का विलयन और हवा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं विषमांगी मिश्रण के बारे में। विषमांगी मिश्रण के बारे में, विषमांगी मिश्रण की परिभाषा क्या है? विषमांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित नहीं होते और पूरे मिश्रण का संगठन भी एक समान नहीं होता। क्या है? विषमांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित नहीं होते और पूरे मिश्रण का संगठन भी एक समान नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल है चीनी और नमक का मिश्रण। चीनी और नमक का मिश्रण, दाल एवं कंकड़ का मिश्रण, ये भी एक तरह के क्या है? मिश्रण है, लेकिन एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित नहीं है और पूरे मिश्रण का संगठन भी एक समान नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। अब नेक्स्ट बिंदु है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य के गुण एवं मापन। द्रव्य के गुण एवं मापन, इसमें सबसे पहला है पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ के भौतिक गुण, किसी पदार्थ के वे गुण जिनको रासायनिक संगठन एवं संरचना परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सके। किसी पदार्थ के वे गुण जिनको रासायनिक संगठन या संरचना परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सके, पदार्थ के क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की हमें इसमें रासायनिक संगठन की ज़रूरत नहीं पड़ती, रासायनिक संगठन और संरचना की ज़रूरत नहीं पड़ती भौतिक गुण को देखने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल है ताप, दाब, आयतन, घनत्व, विलेयता, रंग, गंध आदि की इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। भौतिक गुण के उदाहरण कौन कौन से हैं? ताप, दाब, आयतन, घनत्व, विलेयता, रंग, गंध आदि भौतिक गुण हैं। दूसरा बिंदु है पदार्थ के रासायनिक गुण। किसी पदार्थ के वे गुण जो उनके रासायनिक संगठन व संरचना पर निर्भर करते हैं, जिनकी रासायनिक संरचना और संगठन पर निर्भर करते हैं, वो क्या कहते हैं? पदार्थ के रासायनिक गुण कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ऑक्सीकरण, अपचयन, दहन, प्रतिस्थापन, विस्थापन। ये किस पर निर्भर करते हैं? पदार्थ के जो रासायनिक संगठन है और उसकी संरचना पर निर्भर करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मापन की इकाइयाँ। मापन की 3 प्रकार की मुख्य इकाइयाँ हैं। पहली है CGS पद्धति, दूसरी है MKS पद्धति, तीसरी है FPS पद्धति। CGS पद्धति में C से मतलब है सेंटीमीटर, G से मतलब है ग्राम और S से मतलब है सेकंड। ठीक है। MKS पद्धति में क्या है? M से मतलब है मीटर से, K से किलोग्राम, S से सेकंड। इसी प्रकार FPS पद्धति में F से फुट, P से पाउंड और S से सेकंड से इसका मतलब है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल। SI पद्धति की फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल, को फ्रांस के 11वें सम्मेलन में संरक्षित किया गया। मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI पद्धति को फ्रांस के किस सम्मेलन में? 11वें सम्मेलन में संरक्षित किया गया। SI पद्धति को भारत सहित प्रत्येक आधुनिकरण देश में स्थापित राष्ट्रीय मापन विज्ञान NMI संरक्षित करती है। SI पद्धति को भारत सहित प्रत्येक आधुनिकरण देश में स्थापित करने वाली जो संस्था है उसका नाम है राष्ट्रीय मापन विज्ञान NMI। ठीक है। SI पद्धति यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति है, उसके 7 आधार मात्रक होते हैं। उनके 7 आधार मात्रक को हम देखते हैं। सबसे पहले ये सारणी बनाई है, इसमें भौतिक राशि लिखी, फिर राशि के लिए प्रतीक लिखा और उसके लिए मात्रक लिखा। द्रव्यमान मास के लिए प्रतीक होगा कैपिटल M और उसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम यानी कि kg किग्रा। ठीक है। दूसरा आधार मात्रक है लंबाई लेंथ। इसके राशि के लिए क्या प्रतीक होगा? कैपिटल L।
इसका मात्रक होगा मीटर, हम इसे मीटर और एम से स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ठीक है। तीसरा आधार मात्रक है समय टाइम, स्मॉल टी से दर्शाते हैं इसको, और मात्रक है इसका सेकेंड। ठीक है। चौथा आधार मात्रक कौन सा है, तापमान टेम्परेचर, इसको कैपिटल टी से दर्शाते हैं, इसका मात्रक है केल्विन। पांचवा है विद्युत धारा, इसको कैपिटल आई से दर्शाते हैं और इसका मात्रक क्या है, एम्पियर। छठा है ज्योति तीव्रता, IV, कैंडला से दर्शाते हैं इसको। सातवां है और लास्ट आखिरी है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसे स्मॉल एन से या मोल से दर्शाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम गुणांक एवं पूर्व लग्न के रूप में। गुणांक एवं पूर्व लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण जो बार बार में काम आएंगे वो गुणांक एवं पूर्व लग्न हम काम में लेंगे, वो देखते हैं। सबसे पहला गुणांक है 10 की घात -12। 10 की घात -12 को क्या कहते हैं, पिको, इसका प्रतीक है P। 10 की घात +12 का गुणांक क्या है, 10 की घात 12 जो गुणांक है प्लस के अंदर, उसको पूर्व लग्न क्या है 13, और उसका प्रतीक क्या है कैपिटल T। ठीक है। 10 की घात -9 को बोलते हैं नैनो। 10 की घात -9 को क्या बोलते हैं, नैनो बोलते हैं, और इसको स्मॉल एन से दर्शाते हैं। 10 की घात +9 को क्या बोलते हैं, गीगा। 10 की घात +9 को क्या बोलते हैं, गीगा, और इसे G से दर्शाते हैं। 10 की घात -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो, और इसे म्यू से दर्शाते हैं। और 10 की घात +6 को बोलते हैं मेगा या मिलियन, इसे कैपिटल M से दर्शाया जाता है। 10 की घात -3 को बोलते हैं मिली, इसका पूर्व लग्न क्या है, मिली, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। और 10 की घात +3 को बोलते हैं किलो, इसे K से दर्शाते हैं। ठीक है। 10 की घात -2 को दर्शाते हैं सेंटी से, इसका प्रतीक है C। और 10 की घात 2 को दर्शाते हैं 10 की घात 2 को दर्शाते हैं हेक्टो, जिसे H से दर्शाया जाता है, इसका प्रतीक। 10 की घात -1 को दर्शाते हैं हम डेसी से, स्मॉल d से। 10 की घात +1 को दर्शाते हैं डेका, DA से। इस प्रकार से ये हमारे गुणांक हुए और उनके पूर्व लग्न और प्रतीक पूरे हुए। हमें याद कितने का रखना है, 10 की घात एक तो 12 का रखना है, 9 का, 6 का, 3 का, 2 का, 1 का। इस प्रकार से इतने ही मान प्लस वाले, इतने ही मान माइनस वाले, ये हमें याद रखने हैं, जिससे हमें आगे बहुत ही सुविधा मिलेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट बिंदु हमारा है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसे कहते हैं, किसी पदार्थ में उपस्थित निहित कणों की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाती है। किसी पदार्थ में उपस्थित निहित कणों की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाती है। और भार और द्रव्यमान में अंतर क्या है, कि द्रव्यमान तो किसे कहते हैं, किसी पदार्थ में उपस्थित निहित कणों की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, जबकि भार किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसका भार कहलाता है। भार को तो mg से डिनोट करते हैं, mg, और द्रव्यमान को किससे करते हैं, सिर्फ m से डिनोट करते हैं। यानी कि हमारा अगर भार हम पृथ्वी पर देख रहे हैं, हमारा भार 40 kg है, 40 kg हमारा भार है, तो हमारा द्रव्यमान कितना होगा, सिर्फ 4 होगा। 10 तो उसमें क्या होगा ऐड, 10 क्या हो गया उसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ है, 10 से मल्टीप्लाई हो गया है वो भार हमारा। द्रव्यमान हमारा 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या आ गया उसका, हमारा भार, न कि 40 हमारा द्रव्यमान है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैश्लेषिक तुला। वैश्लेषिक तुला क्या कहते हैं, प्रयोगशाला में किसी पदार्थ के द्रव्यमान के अधिक यथापरक मापन के लिए वैश्लेषिक तुला का उपयोग किया जाता है। वैश्लेषिक तुला क्या होता है, कि प्रयोगशाला में किसी पदार्थ के द्रव्यमान का अधिक यथापरक मापन के लिए वैश्लेषिक तुला का उपयोग किया जाता है। वैश्लेषिक तुला के निम्न भाग होते हैं, इसके निम्न भाग होते हैं, देखते हैं भाग। वैश्लेषिक तुला के ये 8 महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला है पेन, दूसरा है दंड, तीसरा है राइडर वाहक, चौथा है राइडर गुंडी, पांचवा है संकेतक और स्केल, छठा है दंड निर्मूतक, सातवां है पेन निर्मूतक, आठवां है संतुलन पेज। इस पर नाम पर क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार ऑप्शन में दिए होते हैं कि कौन कौन सा वैश्लेषिक तुला के पार्ट है या कौन सा नहीं है, उस पर ये ऑप्शन में दिए होंगे, उसमें से आप आसानी से
क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बिंदु है हमारा आयतन पर। आयतन और घनत्व देखेंगे। आयतन किसे कहते हैं? आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई को आयतन कहते हैं। आयतन का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर क्यूब यानी कि घन मीटर होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 ml होता है। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1 डेसीमीटर होता है। और 1 लीटर बराबर 1000 सेमी क्यूब भी होता है। हम 1 लीटर को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 1 लीटर बराबर 100 ml बराबर 1 डेसीमीटर बराबर 100 सेमी क्यूब। इस प्रकार से हम 1 लीटर को लिख सकते हैं। 1 लीटर बराबर 100 ml। 1 लीटर का मतलब है 100 ml, 1 डेसीमीटर और 1000 सेमी क्यूब है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेमी स्क्वायर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा? 10 की घात 6 मीटर क्यूब होगा। उसी प्रकार 1 इंच की सेंटीमीटर में वैल्यू होती है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आयतन। देख लिया आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका ऐसा ही मात्रा क्या है? मीटर क्यूब या घन मीटर है। ठीक है। अब घनत्व देखते हैं। इसका आयतन घनत्व की क्या परिभाषा है? इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। इसका मात्रक क्या है? केजी प्रति मीटर क्यूब। केजी प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेमी क्यूब, केजी प्रति लीटर या ग्राम प्रति ml। ये इसका मात्रक हो गया, घनत्व का मात्रक हो गया। क्या है घनत्व? एक बार फिर से देख लेते हैं कि इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ताप। ताप क्या होता है? ताप का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन होता है, लेकिन ताप को डिग्री सेंटीग्रेड अथवा डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं। ताप का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन होता है, लेकिन इसको डिग्री सेंटीग्रेड अथवा फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक तापमापी में 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का पैमाना होता है। एक तापमापी में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का पैमाना अथवा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पाठ्यांक निहित होते हैं। एक तापमापी यानी कि थर्मामीटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अथवा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पाठ्यांक निहित होते हैं। 0 डिग्री हम ये भी कह सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये किसके बराबर होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किसके बराबर होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जल का हिमांक और क्वथनांक दोनों हमने डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में ज्ञात कर लिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पॉइंट है सेल्सियस व फ़ारेनहाइट में संबंध। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध क्या है? हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस सेंटीग्रेड में किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये इसका फॉर्मूला हो गया है। क्या फॉर्मूला हो गया? डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये इस प्रकार से सेल्सियस व फ़ारेनहाइट में संबंध हो गया है। उसी प्रकार सेल्सियस और केल्विन में संबंध क्या है? केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 273.15 जोड़ देंगे तो केल्विन के अंदर उसका मान आ जाएगा। जब भी हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे तो 273.15 उसमें ऐड और कर देंगे तो वो केल्विन में उसकी मात्रा आ जाएगी। ठीक है।
अब नेक्स्ट बिंदु हमारा है मापन में अनिश्चितता। मापन में अनिश्चितता, किसी पदार्थ का मापन करते समय कुछ न कुछ अनिश्चितताएं रह जाती है। इन अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाए गए। किसी पदार्थ का मापन करते समय कुछ न कुछ अनिश्चितता रह जाती है। इन अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाए गए। कौन सा तरीका है? पहला एक वैज्ञानिक संकेत वाला है। वैज्ञानिक संकेत एक तरीका है वैज्ञानिक संकेत। वैज्ञानिक संकेत के आधार पर गणनाएं निम्न प्रकार करते हैं। किस प्रकार करते हैं? जोड़ बाकी को किस प्रकार करते हैं? क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 5.4 गुणा 10 की घात 4 प्लस दे रखा है 3.2 गुणा 10 की घात 4। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि घात कितनी है। 10 की घात क्या है? बराबर है 10 की घात 4, 10 की घात 4। इस प्रकार से घातें बराबर हैं। जोड़ व बाकी में क्या होता है? जब घात बराबर होती है तो अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। 5.4 प्लस 3.2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 8.6 गुणा 10 की घात सेम है, कितनी हो गई? 10 की घात 4। ठीक है, इस प्रकार से तो हम जोड़ करते हैं, इसी प्रकार से हम बाकी करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि 55.4 गुणा 10 की घात 3 प्लस 3.2 गुणा 10 की घात 4 इस प्रकार से दे रखा है। अब घातें समान नहीं है। एक घात है 10 की घात 3, एक घात कितनी है? 10 की घात 3, दूसरी है 10 की घात 4। तो हम इनकी घातों को बराबर करेंगे। 10 की घात हैं उनको बराबर करेंगे। 10 की घात 3 वाले को 10 की घात 4 में कन्वर्ट करेंगे, या 10 की घात 4 वाली घात को 10 की घात 3 में कन्वर्ट करेंगे। 10 की घात 3 वाले को 4 में कन्वर्ट करेंगे तो 5.54 10 गुणा 10 की घात 4 प्लस 3.2 गुणा 10 की घात 4 इस प्रकार से आ जाएगा। अब 5.4 प्लस 3.2 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 8.74। 10 की घात 4 को 10 की घात 4 गुणा 10 की घात 4 लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका 5.4 गुणा 10 की घात 4 माइनस 3.2 गुणा 10 की घात 4। अब सेम वही प्रोसेस है, घात समान है। घात क्या है? समान है। घात कॉमन आ जाएगी जिसमें से 5.4 में से 5.4 माइनस 3.2 इंटू 10 की घात 4। अब 5.4 में से 3.2 गई तो कितने का बचा? 2.2 गुणा 10 की घात 4। ठीक है, इसी प्रकार है गुणा व भाग करने वाले में प्रोसेस। गुणा भाग वाली प्रोसेस भी इसी प्रकार है। किस प्रकार से है? जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है 5.4 गुणा 10 की घात 7 गुणा 2.7 गुणा 10 की घात 2। अब गुणा वाले में क्या होता है? अब जो घातें हैं वो बराबर सेम नहीं है। सेम हो या सेम नहीं हो, गुणा वाले में क्या होती है? घातें जुड़ जाती हैं। गुणा वाले में क्या होती है? घातें जुड़ जाती है। ठीक है, गुणा भाग में घात जुड़ जाती है। अब 5.4 गुणा 2.7 गुणा 10 की घात 7 प्लस 10 की घात 2 ही 7 प्लस 2 पावर आपस में जुड़ जाएंगी और ये जो संख्या रह जाएगी वो गुणा हो जाएगी। 5.4 गुणा 2.7 कितना हो गया? या आप सोल्व करके यहाँ पे याद कर सकते हैं। इस प्रकार से गुणा में और भाग में घातें जुड़ जाती हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, ये सेम ही एग्जांपल है कि 5.4 गुणा 10 की घात 7 भाग 2.7 गुणा 10 की घात -2। अब 5.4 में 2.7 का भाग देंगे और यहाँ पे क्या होगा? 10 की घात 7 है और 10 की घात -2 है, ये जुड़ जाएंगी तो क्या होगा? 5.4 गुणा 2.7 में भाग देने पर कितना होगा? 2। ठीक है,
2 प्राप्त होगा, गुणा 10 की घात 7 माइनस माइनस में है 2 की घात, तो कितना हो गया 2 गुणा 10 की घात 5। इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है सार्थक अंक। सार्थक अंक, सार्थक अंक दे रखा है कि प्रायोगिक मान में कुछ न कुछ अनिश्चितता रह जाती है, लेकिन मान हमेशा परिशुद्ध एवं यथापूर्ण होना चाहिए। सार्थक अंक की क्या परिभाषा है? प्रायोगिक मान में कुछ न कुछ अनिश्चितता रह जाती है, लेकिन मान हमेशा परिशुद्ध एवं यथापूर्ण होना चाहिए। ठीक है, अब परिशुद्धता क्या होती है? जब कोई राशि वास्तविक मान से बिल्कुल पास होती है, जब कोई राशि वास्तविक मान के बिल्कुल पास होती है तो इसे परिशुद्ध मान कहते हैं। और यथार्थता क्या है? यह वास्तविक मान को बताता है। परिशुद्धता क्या होती है? जब कोई राशि वास्तविक मान के एकदम नज़दीक या पास होती है, बिल्कुल पास होती है, तो इसे क्या कहते हैं? परिशुद्ध मान कहते हैं। और जबकि वास्तविक मान यथार्थता किसे कहते हैं? यह एक वास्तविक मान को दर्शाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं इसको। माना कोई 2 ग्राम की वस्तु थी जिसे प्रवीण, हरीश और प्रमोद को मापने के लिए दी गई, तो इनके माप निम्न प्रकार आए। प्रवीण के माप आए, पहले जब फर्स्ट टाइम मापा तो 1.95, दूसरी बार 1.93, तीसरी बार 1.94। इस प्रकार से हरीश का कितना आया? 1.97, दूसरी बार 2.08, तीसरी बार 1.995। प्रमोद की क्या है? 1.98 फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम 2.04, और तीसरी बार कितना आया? 2 प्राप्त हुआ। अब उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्रवीण द्वारा मापी गई राशि 1.94 ग्राम प्राप्त हुई। यह मान वास्तविक मान से बहुत दूर होने के कारण न तो यह परिशुद्ध मान है और न ही यथार्थ मान है। ठीक है, इसी प्रकार हरीश द्वारा मापी गई राशि 1.995 ग्राम प्राप्त हुई, जो कि वास्तविक मान के बहुत ही नज़दीक है, अतः इस मान को परिशुद्ध मान कहते हैं। एकदम नज़दीक कौन सी है? 1.995, ये एकदम नज़दीक है, पास में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? परिशुद्ध मान कहते हैं। लेकिन जो प्रमोद द्वारा मापी गई राशि है 2 ग्राम प्राप्त हुई, जो कि वास्तविक मान के बराबर है, अतः इसे यथार्थ मान कहा जा सकता है। यथार्थ मान कहा जा सकता है। अब नेक्स्ट बिंदु है हमारा सार्थक अंकों के ऊपर। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चितता के साथ साथ अनिश्चितता को भी बताते हैं। निश्चितता के साथ किसको बताते हैं? अनिश्चितता को भी बताते हैं। कि नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी राशि का मापन में सर्वप्रथम निश्चित मान को, उसके पश्चात अनिश्चित मान को लिखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल है 12.2 ml। इसमें क्या है? 12 तो निश्चित है, लेकिन 0.2 में +1 -1 की अनिश्चितता होती है। फिक्स नहीं है 12.2 ml हो, 12.3 ml भी हो सकता है, 12.1 ml भी, लेकिन 12 क्या है? निश्चित। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी राशि का मापन में सर्वप्रथम निश्चित मान को, उसके पश्चात अनिश्चित मान को रखा जाता है। अब नेक्स्ट है सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सबसे पहला नियम है, वे सार्थक अंक जिनमें शून्य नहीं है सार्थक अंक होते हैं। वे समस्त अंक जिनमें शून्य नहीं है सार्थक अंक कहलाते हैं। गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जिससे कि एग्जाम्पल है 1174, इसमें सारे अंक सार्थक अंक है। सारे को काउंट करेंगे 1 2 3 4। इस प्रकार इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4। जैसे कि 6.29 सार्थक अंक बिना शून्य का अंक है, तो 1 2 3, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3 सार्थक अंक हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि शून्य 2 अंकों के मध्य स्थित हो तब वह सार्थक अंक होता है। 2 अंकों के मध्य, 2 अंकों के मध्य जब शून्य हो, शून्य जब 2 अंकों के मध्य हो तब वह सार्थक अंक की गिनती में काउंट होगा। जैसे कि 1 0 0 0 1, इस प्रकार है, तो 1 2 3 4 5, इस प्रकार से इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 5 हो गए हैं। इसी प्रकार एग्जाम्पल 1 पॉइंट आ गया, वहाँ पे 0059 ये है, तो इसमें भी 0 काउंट होंगे, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से सार्थक अंक कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, तीसरा बिंदु है, वह शून्य जो अशून्य अंक के बाईं ओर लिखा जाता है। वह शून्य जो अशून्य अंक के बाईं ओर लिखा जाता है सार्थक अंक नहीं है, वह केवल
दशमलव बिंदु का स्थान निर्धारित करते हैं। वे अशून्य अंक वह शून्य जो अशून्य अंक के बाईं ओर लिखा जाता है। सार्थक अंक नहीं है, वे केवल दशमलव बिंदु का स्थान निर्धारित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख रहा है 0.525, इसमें सार्थक अंक कितने, सिर्फ 3 हैं। अगर इस दशमलव के साइड में कोई और अंक होता, शून्य के अलावा इस जीरो के इस साइड में मानो 1 होता, तब ये जीरो शून्य जो सार्थक अंक में काउंट होता। लेकिन इस ये नहीं होने के कारण इधर कोई दूसरा अंक न होने के कारण शून्य से ये शून्य सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। इसमें 0.525 में सार्थक अंक कितने हैं, 3 हैं। उसी प्रकार 0.014, इस जीरो का ये जीरो सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा, ये जीरो भी नहीं होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। इस प्रकार इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 2 हो गए हैं। ठीक है। उसी प्रकार 0.2000 ये हैं, इसमें सार्थक अंक 0 काउंट नहीं होगा, 2 काउंट होगा। बाईं ओर अंक आ गया, उसके राइट में जितने भी वो शून्य होंगे वो भी सार्थक अंक में काउंट होंगे। 0 काउंट होगा, 0 काउंट होगा, 0 काउंट होगा। इस प्रकार ये कितने हो गए, 4 सार्थक अंक हो गए हैं। ठीक है। इसी प्रकार डायरेक्ट 2000 हो तो इसमें भी सार्थक अंक कितने हो गए, 1 2 3 4 सार्थक अंक हो गए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बिंदु है, सिरे पे उपस्थित शून्य को सार्थक अंक नहीं माना जाता। सिरे पे उपस्थित अंक को जो सार्थक अंक शून्य को सार्थक अंक नहीं माना जाएगा यदि उसमें दशमलव नहीं है, सॉरी जो पीछे हमने बताया था 0.2000 वाला है था 2000 वाला, इसमें क्या होगा, दशमलव के बाद में 2 है, सार्थक अंक में काउंट होगा, 0 भी काउंट होगा, 0 भी काउंट होगा, 0 भी। इस प्रकार से 4 प्राप्त हुए थे सार्थक अंक। लेकिन अब डायरेक्ट अगर 2000 है, 2 सार्थक अंक में काउंट होगा लेकिन 0 काउंट नहीं होंगे, ये कितना होगा, 1 ही सार्थक अंक होगा। ठीक है। दशमलव के बाद में अगर कोई 0 के अलावा कोई अंक है और उसके बाद में 0 है तो वो सार्थक अंकों में काउंट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण इसी प्रकार से है कि 500 है, 500 के अंदर एक सार्थक अंक है, सिर्फ 5 सार्थक अंक है। अब 500 पॉइंट है तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 1 2 3, 3 सार्थक अंक हो गए। तीसरा है 500.0 तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 1 2 3 4 सार्थक अंक हो गए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं राउंडिंग अप। राउंडिंग अप क्या है कि हम किस प्रकार से लास्ट वाले जो दशमलव के बाद में अंकों की है वो राउंडिंग अप करते हैं, उसे किस प्रकार से चेंज करते हैं, आगे पीछे किस प्रकार से। हम सबसे पहले जाएंगे गो टू लास्ट डिजिट, लास्ट अंक पे जाएंगे। यदि वह 5 से बड़ा है, 5 से क्या है, बड़ा। लास्ट गो टू लास्ट डिजिट मतलब कि कोई भी संख्या दे रखी है हमें तो उसके लास्ट अंक में जाएंगे हम, जैसे कि 10.123 इस प्रकार से है, ये उदाहरण दे रखा है 10.1235। अब हम जाएंगे गो टू लास्ट डिजिट। गो टू लास्ट डिजिट का मतलब है यहाँ तक गए हम। अब ये क्या है, 5 है, लेकिन एक बार यहाँ पर कर लेते हैं, एक और संख्या कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 भी है, 5 6 तो हम 6 तक जाएंगे। लास्ट डिजिट क्या है, 6। यह 5 से अंग है, 5 से क्या है, बड़ा है। 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, ऐड 1 इन सेकेंड लास्ट डिजिट। सेकेंड लास्ट डिजिट में एक और जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 10.123 और 5 में एक जोड़ा तो कितना हो गया, 6। इस प्रकार से हो गया। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कितने अंक तक उसे सॉल्व करना है। अगर फिर भी अब आगे और सॉल्व करना है तो कितना होगा, अब लास्ट डिजिट कितना होगा, 6 हो गया। लास्ट डिजिट कितनी है, 6। 6 को 5 से ज़्यादा है तो एक और राउंडिंग अप होगी तो कितना होगी, 10.123 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4।
ठीक है। उसी प्रकार आगे इतना हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट नियम क्या है, 5 से अगर छोटा है, लास्ट डिजिट 5 से छोटी है तो उसमें क्या होगा, नो चेंज। अगर 5 के बराबर है, 5 के बराबर है, देखो कि यदि 5 के बराबर है तो कोड टू स्टार्ट सेकेंड लास्ट डिजिट, यदि सम है तो नो चेंज होगा, और यदि विषम है तो उसमें एक और जुड़ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है 10.235। अब दे रखा है ये एग्जांपल, एक तो एग्जांपल ये दे रखा है, देखो 10.235। दूसरा एग्जांपल दे रखा है 10.245। इस प्रकार से ये एग्जांपल दे रखा है। अब देखेंगे कि यदि 5 है, लास्ट डिजिट कितनी है, 5 है, 5 है, ठीक है, 5 आ गई। अब जाएंगे सेकंड लास्ट डिजिट में, सेकंड लास्ट डिजिट कितनी है, 3 है। यदि सम है, सम है तो नो चेंज है, विषम है तो एक और जोड़ेंगे। ये क्या है, 3 विषम है, विषम है तो इसमें एक और +1 होगा, तो इसका क्या होगा 10.24, ये इसका आंसर होगा। अब क्या है, सम है, इसमें क्या है, इसमें 4 क्या है, सम है, तो इससे क्या करेंगे 10.24, इस प्रकार से इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु है वस्तु की गिनती। उदाहरण के लिए 2 डंडे, 5 गेंदे, 20 अंडे को सार्थक अंकों की संख्या में, इनकी सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, अनंत है। 2 डंडे, 5 गेंद, 20 अंडे, 10 क्लासरूम, 5 सेब, इस प्रकार से जब संख्या क्या आई है उसकी जो वस्तु का नाम भी जुड़ जाता है तो उसके सार्थक अंक कितने होंगे, अनंत होंगे, ठीक है। अब सेकंड है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण, विमीय विश्लेषण क्या है, कभी कभी मात्रों को कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना होता है। इस परिवर्तन के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसे विमीय विश्लेषण अथवा इकाई गुणक विधि अथवा गुणक लेबल विधि कहलाती है। विमीय विश्लेषण क्या होता है कि कभी कभी मात्रों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना पड़ता है, जिसके लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, विमीय विश्लेषण अथवा इकाई गुणक विधि अथवा गुणक लेबल विधि कहलाती है, ठीक है। ये इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा सकता है कि किस विधि द्वारा, ऑप्शन में दिया होगा इन विधियों का नाम, कि इस विधि द्वारा या कौन सी विधि द्वारा जो विमीय पद्धति है उसको एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम क्या हैं, ये हेडिंग हमारी रासायनिक संयोजन के नियम। तत्वों के संयोजन से यौगिकों का बनना निम्नलिखित नियमों के अंतर्गत होता है। तत्वों के संयोजन से यौगिकों का बनना निम्नलिखित नियमों के अंतर्गत होता है। सबसे पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सबसे पहला कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, कोणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रमण अनुपात का नियम अथवा तुल्य अनुपात का नियम, गैलुसैक का नियम, गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम, बर्जीलियस की परिकल्पना, अवोगाद्रो का नियम। इस प्रकार से हम 7 नियमों के बारे में, इस रासायनिक संयोजन के नियमों में हम 7 नियम पढ़ेंगे। सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा कौन सा, स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा कौन सा है, गुणित अनुपात का नियम। चौथा है व्युत्क्रमण अनुपात का नियम अथवा तुल्य अनुपात का नियम। पांचवा है गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम। छठा है बर्जीलियस की परिकल्पना। और सातवां कौन सा पढ़ेंगे, अवोगाद्रो का नियम, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यह नियम फ्रांस के रसायनज्ञ लेवोसियर ने 1789 में दिया। किसने दिया, फ्रांस के रसायनज्ञ, फ्रांस के जो रसायन विज्ञान के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया। कौन से, लेवोसियर ने 1789 में, 1789 के अंदर दिया गया ये नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, लेवोसियर ने। ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, फ्रांस के थे। तीसरा क्वेश्चन है ये कौन से सन में दिया गया, 1789 के अंतर्गत दिया गया। इस नियम के अनुसार क्या है,
इस नियम का मतलब क्या है कि इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम के अंतर्गत उन्होंने कहा कि द्रव्य यानी पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है या और न ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है, अथवा सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में क्रियाकारकों का द्रव्यमान क्रियाफल या उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। कोई भी भौतिक प्रक्रम हो या रासायनिक प्रक्रम हो, उनमें क्रियाकारक का द्रव्यमान और जो उत्पाद है क्रियाफल का द्रव्यमान है वो बराबर होता है। उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, जितना क्रियाकारक लेंगे उतना ही उत्पाद प्राप्त होगा। कोई भी भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, इसका मतलब सीधा सीधा है कि पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा गया, जिसे लेवोसिए ने 1789 में दिया गया, जो एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे। सेकंड नियम है स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम फ्रांस के जोसेफ राउट ने 1799 में दिया। यह नियम फ्रांस के किसने दिया? जोसेफ राउट ने 1799 में दिया। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो उसका आंसर होगा जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया। कौन से सन में दिया? 1799 में। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसे दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका क्या नाम है? इस निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि तत्वों के यौगिक हैं में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है, अथवा किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। जैसे कि एग्जाम्पल है, जल को चाहे हम किसी भी स्रोत से प्राप्त कर ले, इसमें उपस्थित तत्व हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात है वो 1:8 होता है। हम जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त कर ले, कुएं, बावड़ी, नलकूप, तालाब, नदी, झरने, कहीं से भी जल को प्राप्त कर ले, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का जो अनुपात है वो समान होता है, यानी कि 1:8 होता है। यही नियम है जो कि क्या कहता है कि किसी पदार्थ को किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान सदैव, उनका अनुपात है वो सदैव क्या होता है? समान होता है, उन्हें चाहे किसी भी स्रोत से लिया गया हो। इसे क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। तीसरा नियम कौन सा है? गुणित अनुपात का नियम। यह नियम डाल्टन द्वारा 1803 में दिया गया तथा बर्जिलिस द्वारा सत्यापित किया गया। गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया? 1803 में डाल्टन के द्वारा दिया गया तथा बर्जिलिस द्वारा सत्यापित किया गया। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं। क्या पहला क्वेश्चन है कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? डाल्टन ने दिया। किसने दिया? डाल्टन ने दिया। और इसको सत्यापित किसने किया? बर्जिलियस ने। कौन सी सन में किया गया? 1803 सन में गुणित अनुपात का नियम दिया गया डाल्टन के द्वारा। और इस गुणित अनुपात के नियम को प्रयोग द्वारा सत्यापित किसने किया? बर्जिलियस ने किया। ठीक है। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के द्रव्यमानों को जो दूसरे तत्व के द्रव्यमानों के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो उनमें एक सरल अनुपात होता है। क्या कहता है नियम? कि इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के द्रव्यमानों जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं में एक सरल अनुपात होता है। अर्थात जब दो तत्व क्रिया करने वाले एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व क्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करने वाले दूसरे तत्व का द्रव्यमान गुणांकों में होता है। इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि तत्व कौन सा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब ये यौगिक बनाएंगे, एक तो H2O बनाया, एक दूसरा बनाया H2O2। ठीक है। हाइड्रोजन तत्व के दो तत्व काम में लिए गए, हाइड्रोजन के दो तत्व काम में लिए गए। अब दूसरा H2O में भी दो हैं हाइड्रोजन के, और H2O2 में भी हाइड्रोजन के कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन के तत्व इनमें क्या होंगे? गुणांकों के रूप में होंगे। गुणांकों के रूप में यानी कि ऑक्सीजन का भार कितना है? 16। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 16 है। और
H2O2 के अंदर कितना हो गया 32, यानी 16 गुणा 2, 32, 16 दूनी 32 हो गया है। यानी कि दो समान तत्व मिलकर यौगिक बना रहे हैं, दो अलग अलग यौगिक बना रहे हैं, तो एक तत्व का अगर द्रव्यमान समान है तो दूसरे तत्व का द्रव्यमान उसके गुणांकों के रूप में होगा। नेक्स्ट इसे दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में कार्बन कांस्टेंट है, एक बनाता है कार्बन CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से कार्बन का द्रव्यमान समान है, कार्बन का द्रव्यमान कितना है 12 समान है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान इसमें क्या होगा गुणांकों के रूप में होगा। ऑक्सीजन का गुणांकों के रूप में मतलब एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दो ऑक्सीजन का कितना हुआ 32, यानी कि ये मल्टीप्लाई चलता है। इसी नियम को इसी प्रकार से कहते हैं, इसी कारण इसे क्या कहते हैं गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं N2O, 2NO, N2O3, N2O4, N2O5, इस प्रकार से 4-5 प्रोडक्ट बनाते हैं। नाइट्रोजन तत्व बराबर है, इनका द्रव्यमान सभी में समान है 28, 28, 28, 28, 28, इस प्रकार से नाइट्रोजन का समान है। तो ऑक्सीजन का क्या होगा इनके गुणांकों के रूप में होगा। N2O में 16 है तो N2NO में कितना होगा 32, N2O3 के अंदर कितना होगा 48, N2O4 में 64, N2O5 में कितना होगा 80। ये गुणांकों के रूप में बढ़ता जाता है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम अथवा तुल्य अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम अथवा तुल्य अनुपात का नियम, यह नियम रिचटर ने 1972 में दिया। यह नियम रिचटर ने 1972 में दिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात का नियम किसने दिया, किस वैज्ञानिक ने दिया, तो उसका आंसर होगा रिचटर होगा। ठीक है, ये कब दिया गया 1972 में दिया गया। इस नियम के अनुसार जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं तब इनका संयोग भी द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है। क्या कहता है ये नियम कि इस नियम के अनुसार जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं, किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं तब इनका संयोग भी द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है। इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीसरे तत्व कार्बन से अलग अलग क्रिया करके CH4 और CO2 बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीसरे तत्व कार्बन से क्रिया करके अलग अलग तत्व बनाते हैं, CH4 और CO2 बनाते हैं तथा स्वयं क्रिया करके H2O बनाते हैं। अब देखते हैं हम CH4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीसरे तत्व कार्बन से क्रिया करके हाइड्रोजन और कार्बन क्रिया करके CH4 का निर्माण करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके CO2 का निर्माण करते हैं, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके H2O का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले CH4 में कार्बन के 12 भार, CH4 के किस प्रकार से लिख सकते हैं, कार्बन के 12 भाग हाइड्रोजन के भार से संयोग करता है। कितने भार से संयोग करता है 4 भार से संयोग करता है। इसी प्रकार कार्बन का एक भार हाइड्रोजन के कितने भार से संयोग करेगा 4/12, यानी कि 1/3 भार से संयोग करेगा। उसी प्रकार CO2 में देखते हैं कार्बन के 12 भार ऑक्सीजन के भार से संयोग करता है। कितने भार से संयोग करता है 32 भार से संयोग करता है। ठीक है, उसी प्रकार कार्बन के एक भार से ऑक्सीजन का भार कितना संयोग करेगा 32/12, यानी कि 8/3 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें CH4 और CO2 में देखते हैं 1/3 अनुपात 8/3 बराबर कितना हुआ 1/8। इससे क्या मतलब निकला कि H2 है, H2O का मतलब निकला इसमें ऑक्सीजन के 16 बार हाइड्रोजन के भार से संयोग करता है, कितने से 2 से। ऑक्सीजन का एक बार हाइड्रोजन कितने बार से संयोग करेगा 2/12, यानी कि 1/8। उपरोक्त अभिक्रियाओं में इनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:1 आता है, जो इस नियम को सिद्ध करता है। यानी कि हमने CH4 और CO2 के अलग अलग भारों का अनुपात निकाला तो 1:8 आया। वो किसके बराबर आया कि आपस में क्रिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के करने पर जो भारों का अनुपात आता है 1:8 उसके बराबर आया। तो यह इस नियम को सिद्ध करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम 5वां नियम है गेलुसाक का आयतन संबंधित नियम। गेलुसाक का आयतन संबंधित नियम। ठीक है, यह नियम फ्रांस के वैज्ञानिक गेलुसाक ने 1803 में दिया।
गै-लुसाक ने किस में दिया? 1803 में दिया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कौन सा बन सकता है कि गै-लुसाक का आयतन संबंधी नियम किसने दिया? गै-लुसाक ने दिया। कौन से सन में दिया? 1803 में। और ये किस देश से संबंधित है? फ्रांस से संबंधित है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन बन सकता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है समान ताप व दाब पर जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं या संयुक्त होती है या बनती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। यह नियम क्या कहता है कि समान ताप और दाब पर जब गैसें आपस में क्रिया करती है, या संयुक्त होती है या बनती हैं तो इनके आयतन क्या होते हैं? सरल अनुपात में होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में H2 और Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में क्रिया करके HCl का निर्माण करते हैं, तो इनके जो आयतन है, आयतनों का उनका सरल अनुपात होता है। उपरोक्त अभिक्रिया में एक आयतन हाइड्रोजन एक आयतन क्लोरीन से क्रिया करके 2 आयतन HCl का निर्माण करती है। यानी कि एक आयतन हाइड्रोजन है, एक आयतन क्लोरीन है। टोटल कितने उत्पाद में जो क्रियाकारक में कितने आयतन हो गए? 2 आयतन गैस के हो गए। ठीक है, तो उत्पाद में 2 आयतन HCl का निर्माण हुआ है, न कि एक आयतन का। यानी कि उनके आयतन भी समान होते हैं। ये गै-लुसाक के आयतन का नियम है। यानी कि H2 अनुपात Cl2 अनुपात HCl 1:1 कितना हो गया? 2। ठीक है, अब नेक्स्ट नियम देखते हैं हम बर्जिलियस की परिकल्पना। इस नियम के अनुसार समान आयतन वाले क्रियाकारी गैसों में परमाणुओं की संख्या भी समान होती है। बर्जिलियस क्या कहते हैं कि इस नियम के अनुसार समान आयतन वाले क्रियाकारी गैसों में परमाणुओं की संख्या भी समान होती है। जैसे कि एग्जांपल लिया था H2 + Cl2 2HCl। उपरोक्त अभिक्रिया में H2 Cl2 का आयतन 1:1 है। ठीक है, तथा इनमें परमाणुओं की संख्या 2:2 है, जो इस नियम को सिद्ध करती है। यानी कि क्रियाकारक में 2 परमाणु हैं हाइड्रोजन के, 2 परमाणु हैं क्लोरीन के। ठीक है, उसी प्रकार उत्पाद में भी 2 परमाणु हाइड्रोजन के, 2 परमाणु क्लोरीन से मिलकर उत्पाद का निर्माण हुआ है, जो इस बर्जिलियस की परिकल्पना को सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट 7वां आखिरी नियम कौन सा है? अवोगाद्रो का नियम। यह 1811 में प्रस्तावित हुआ। इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर समान आयतन वाली क्रियाकारी गैसों के अणुओं की संख्या भी समान होती है। इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर समान आयतन वाली क्रियाकारी गैसों के अणुओं की संख्या भी समान होती है। अवोगाद्रो क्या कहते हैं कि समान ताप व दाब पर समान आयतन वाली क्रियाकारी गैसों के अणुओं की संख्या भी समान होती है। यानी उन्हें अणुओं की संख्या भी बराबर की है। किस प्रकार से? जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है H2 और Cl2। ठीक है, उपरोक्त अभिक्रिया में H2 + Cl2 HCl का निर्माण करती है। उपरोक्त अभिक्रिया में H2 और Cl2 का आयतन क्रमशः 1:1 है। हाइड्रोजन का 1 अनुपात है, क्लोरीन का 1 अनुपात है। इनमें अणुओं की संख्या भी क्रमशः 1:1 है। एक अणु हाइड्रोजन का है और एक अणु क्लोरीन का है। ठीक है, जो इस नियम को सिद्ध करती है। क्या किस प्रकार से? समान ताप व दाब पर समान आयतन वाली क्रियाकारी गैसों के अणुओं की संख्या भी समान होती है। यानी कि एक अणु हाइड्रोजन का था और एक अणु क्लोरीन का था, तो 2 अणु HCl का प्रोडक्ट बना है। यानी कि क्रियाकारक के अणु और उत्पाद के अणु बराबर होंगे इस नियम के अनुसार। यह अवोगाद्रो का नियम है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अवोगाद्रो परिकल्पना के उपयोग क्या क्या हैं। अवोगाद्रो परिकल्पना के उपयोग देखते हैं। सबसे पहला उपयोग है गैसीय तत्वों की परमाणुकता ज्ञात करने में। गैसीय तत्वों की परमाणुकता ज्ञात करने में अवोगाद्रो का नियम है, जो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। परमाणुकता क्या होती है? किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। दूसरा उपयोग क्या है? किसी अणु का अणुसूत्र ज्ञात करने में, किसी भी अणु का अणुसूत्र ज्ञात करने में अवोगाद्रो की परिकल्पना काम आ सकती है। ठीक है, आ सकती क्या? आती है। तीसरा बिंदु है, तीसरा उपयोग इसका क्या है? गै-लुसाक के आयतन संबंधी नियम की व्याख्या करने में भी अवोगाद्रो का नियम एकदम परफेक्ट है। ठीक है, चौथा उसका उपयोग क्या है? डाल्टन के परमाणुवाद को दृढ़ करने में भी इसका उपयोग किया गया। डाल्टन के परमाणुवाद में भी इसका उपयोग किया गया।
पांचवा उपयोग है इसका गैसों के वाष्प घनत्व तथा उनके अणुभार में संबंध स्थापित करने में। गैसों के वाष्प घनत्व और उनके अणुभार में संबंध स्थापित कैसे करते हैं? अणुभार बराबर क्या होता है? 2 गुना वाष्प घनत्व। इस प्रकार से अवोगाद्रो का नियम इसमें भी उपयोगी है। ठीक है, छठा और लास्ट उपयोग कौन सा है इसका? गैसों का आयतन भार संबंध भी अवोगाद्रो की परिकल्पना से समझा जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यह दिया गया था 1808 में दिया गया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित निम्न हैं। कौन कौन से अभिग्रहित दिए थे? कि द्रव्य अथवा पदार्थ छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व या पदार्थ के सभी परमाणु रासायनिक संगठन व गुण में समान होते हैं, अर्थात उनकी आकृति, आकार, द्रव्यमान आदि सभी गुणधर्म समान होते हैं। लेकिन अलग अलग तत्वों के या पदार्थों के परमाणु रासायनिक संगठन व गुण में असमान होते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे कि जल है, H2 है, इसमें हाइड्रोजन और जो हाइड्रोजन के दोनों परमाणु हैं उनकी आकृति, संरचना, वो वगैरह सब सेम है। लेकिन H2O2 उसमें जो H2O2 की जो उनकी व्यवस्था है वो अलग अलग है, आकृति, आकार, जिस प्रकार से वो, इस नियम का यह मतलब है। तीसरा पॉइंट है, एक से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजन करके यौगिक का निर्माण करते हैं। एक से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजन करके यौगिक का निर्माण करते हैं। चौथा पॉइंट है, सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। सेम वही द्रव्यमान संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग ही यह है कि किसी भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हम परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमी कौन कौन सी। डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था उसकी कमी कौन कौन सी है? सबसे पहली कमी है, डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य कण बताया। डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य कण बताया, लेकिन यह उप परमाणु कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन में विभाज्य है। जब डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन अब वर्तमान स्वरूप में हम देखते हैं कि यह उप परमाणु कणों में विभाजित है, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित है। नेक्स्ट इसकी कमी है, समस्थानिकों के कारण एक ही तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो सकते हैं। इनकी एक कमी और कौन सी थी? रासायनिक जो समस्थानिक है, और समस्थानिकों के कारण एक ही तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक इनकी जो परमाणु क्रमांक है वो तो समान है एक एक, लेकिन इनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, 1 2 3। इस प्रकार से समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान हो, परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन के समस्थानिक हैं C612, C613, C614। इस प्रकार से कार्बन के ये समस्थानिक हैं। तीसरा बिंदु था, अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भी समान हो सकते हैं। इन्होंने क्या कहा? अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भी अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भी क्या हो सकते हैं? समान हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20, इसका परमाणु द्रव्यमान है 40, और ऑर्गन है जो 18 है, इसका परमाणु क्रमांक लेंगे इसका भी परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। ठीक है, चौथी कमी इसकी कौन सी थी? यह सिद्धांत परमाणु तथा अणु में कोई फर्क नहीं बताता। अणु और परमाणु में कोई फर्क नहीं बताता। अब नेक्स्ट हम देखते हैं परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के बारे में देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के बारे में देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक मास। परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान वह मान होता है जिससे यह पता चलता है कि वह कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। कार्बन 12 के अकॉर्डिंग वह कितना गुना भारी है। परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? कि किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान वह मान होता है जिससे यह पता चलता है कि वह कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है।
जैसे कि एग्जांपल है, ऑक्सीजन कार्बन के 1/12 भाग से 16 गुना भारी होता है, अतः ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं परमाणु द्रव्यमान की इकाई। परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU होती है। परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु की जो द्रव्यमान की इकाई होती है वो AMU होती है, एटॉमिक मास यूनिट। आजकल AMU की जगह म्यू भी का भी प्रयोग किया जाता है। कार्बन से पहले हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को मानक परमाणु के रूप में माना गया, लेकिन बाद में हाइड्रोजन के कुछ तत्वों के द्रव्यमान अंश फ्रैक्शन के रूप में प्राप्त होने के कारण हटा दिया तथा ऑक्सीजन को उनके कई समस्थानिकों को 16, 17, 18 के ज्ञात होने पर हटा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास। यदि किसी परमाणु के 2 या 2 से अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, यदि किसी परमाणु के 2 या 2 से अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं तो इन समस्थानिकों का औसत निकाल कर इन्हें जोड़कर औसत परमाणु द्रव्यमान निकाला जा सकता है। औसत परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक किसी परमाणु के समस्थानिक पाए जाते हैं तो इन समस्थानिकों का जो द्रव्यमान है उनका औसत निकाल कर इन्हें जोड़कर जो इनका औसत परमाणु द्रव्यमान निकाला जा सकता है। इन्हें जोड़कर जो औसत परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान। जैसे कि क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, जिनकी क्लोरीन में प्रतिशत मात्राएं 75% और 25% है, क्रमशः 75% और 25% है। अतः क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। क्लोरीन 35 के 75% का द्रव्यमान 35 गुना इस प्रकार से हो गया। क्लोरीन 35 का 75% कितना हो गया, 35 गुना 75/100। ठीक है, क्लोरीन 37 कितना है, 25% है, तो इस प्रकार 37 गुना 25/100। अब इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ के इनमें 2 का भाग दे देंगे तो 35.5 AMU आ जाएगा, जो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान माना गया है। तीसरा है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। इसे ज्ञात करने के लिए प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान उपस्थित परमाणुओं की संख्या को गुणा करके जोड़ दिया जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान को उपस्थित परमाणु की संख्या से गुणा करके जोड़ दिया जाता है। जैसे कि जल का आणविक सूत्र ज्ञात करते हैं, जल में हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु है। इसको एक हाइड्रोजन के द्रव्यमान से गुणा किया जाएगा। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 1.008 ये है। ठीक है, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना है, 16, तो इस प्रकार से कितना हुआ, 18.02 यूनिट 5। ठीक है, इस प्रकार से हम आणविक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, CO2 कार्बन है, कार्बन का एका कितना होता है, 12, प्लस ऑक्सीजन का एका कितना होता है, 16, गुणा 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32 प्लस 12 कितना हुआ, 44। CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया, 44। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सूत्र द्रव्यमान, फॉर्मूला मास। कुछ पदार्थ या यौगिक में विशेष रूप से आयनिक यौगिक जैसे कि NaCl, MgCl2, KCl आदि में विविक्त अणु नहीं बनते अतः इनके लिए सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है, न कि आणविक द्रव्यमान का। सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग मतलब कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ यौगिक में विशेष रूप से आयनिक यौगिक, विशेष रूप से कौन से, आयनिक यौगिक जैसे कि NaCl, MgCl2, KCl आदि में विविक्त अणु नहीं बनते अतः इनके लिए सूत्र द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, न कि आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। जैसे कि NaCl के अंदर क्या है, NaCl सोडियम का कितना है, 23, प्लस क्लोरीन का कितना है, 35.5, टोटल मिला के कितना हो गया, 58.5। ठीक है, इस प्रकार से NaCl का सूत्र द्रव्यमान ज्ञात हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान।
सबसे पहला बिंदु इसमें है, किसी पदार्थ के एक मोल में उतनी ही रासायनिक इकाइयाँ होती है जितनी कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितनी होती है, 6.022 गुणा 10⁻23 रासायनिक इकाइयाँ या परमाणु होते हैं। मोल संकल्पना के अनुसार या मोलर द्रव्यमान के अनुसार क्या होता है कि किसी पदार्थ के एक मोल में उतनी ही रासायनिक इकाइयाँ होती है जितनी कार्बन 12 के 12 ग्राम में 6.022 गुणा 10⁻23 रासायनिक इकाइयाँ या परमाणु होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम, किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या सदैव समान होती है। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या सदैव समान होती है, भले ही वह पदार्थ कोई भी पदार्थ हो। यानी कि जैसे कि एक मोल सोडियम में परमाणुओं की संख्या 6.02 गुणा 10⁻23 होती है। एक मोल CO2 में परमाणुओं की संख्या इतनी बराबर होती है। एक मोल कोई भी पदार्थ हो, कोई भी अणु हो, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो, उसमें कणों की संख्या है जो परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.022 गुणा 10⁻23। कोई भी पदार्थ हो चाहे उसमें एक मोल पदार्थ में परमाणुओं की संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.99 गुणा 10⁻23 ग्राम होता है। अतः किसी पदार्थ में परमाणुओं की संख्या, कार्बन के एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान कितना होता है, 12, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है उसका भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6.022 गुणा 10⁻23। इसलिए हम एक मोल किसी भी पदार्थ में परमाणु की संख्या ज्ञात करते हैं तो कितनी आती है, वो 6.022 गुणा 10⁻23 आती है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, किसी पदार्थ में परमाणु की संख्या मोलों की संख्या गुणा अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। किसी पदार्थ में परमाणु की संख्या किसके बराबर होती है, मोलों की संख्या गुणा अवोगाद्रो संख्या होती है। n बराबर n इंटू Na। ठीक, मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, उस पदार्थ का ग्राम में भार बटे उस पदार्थ का अणुभार। मोलों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उस पदार्थ का ग्राम में भार बटे उस पदार्थ का अणुभार, यानी मोलर द्रव्यमान का भाग देते हैं तो मोलों की संख्या ज्ञात हो जाती है। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी पदार्थ का एक मोल का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान। जैसे कि NaCl का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, सोडियम का कितना होता है 23 गुणा क्लोरीन का प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, इसको जोड़ेंगे तो 58.5 ग्राम। ये क्या हो गया, NaCl का मोलर द्रव्यमान। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप में परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि H2O का मोलर द्रव्यमान कितना है, 18.02 ग्राम। NaCl का मोलर द्रव्यमान कितना है, 58.5 ग्राम। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना है, 98 ग्राम। सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना है, 180 ग्राम। इस प्रकार से ये इनके एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रतिशत संगठन। किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा ही उसका प्रतिशत संगठन कहलाती है। किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा ही उसका प्रतिशत संगठन कहलाता है। प्रतिशत संगठन बराबर क्या होता है कि तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है, कि यौगिक में तत्व का द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणा 100। जैसे कि हम इसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं कि तत्व की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, यौगिक का द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणा 100। अब विलयन में उपस्थित किसी अवयव का प्रतिशत कितना होता है, विलयन में उपस्थित अवयव की मात्रा बटा विलयन में उपस्थित सभी अवयव की मात्रा गुणा 100। C6H12O6 इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है C6H12O6 में, कितनी है 12। हाइड्रोजन की इस यौगिक में कितनी मात्रा है, 12। टोटल ग्लूकोज है, इसकी मात्रा कितनी है 180। इसका द्रव्यमान संगठन कितना है, द्रव्यमान की मात्रा कितनी है
180 मोलर द्रव्यमान कितना है, 180 गुणा 100 से कर देंगे, गुणा 100 से कर देंगे तो 6.67। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है ग्लूकोज में, 6.67% है। इसी प्रकार कार्बन की संख्या 6 है। एक कार्बन का कितना होता है, 12 मोलर द्रव्यमान होता है, तो कितना हो गया, 12 आणविक द्रव्यमान है। सूत्र इसका जो कार्बन का भार है 12 है, तो 6 का कितना होगा, 12×6 = 72 में 180 का भाग दिया, गुणा 100 से किया तो 40% आ गया। उसी प्रकार ऑक्सीजन कितने अच्छे हैं, एक का 16 होता है, 16×6 = 96 में 180 का भाग दिया, गुणा 100 से किया 53.33%। इसी प्रकार से ग्लूकोज में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा हमने अलग अलग ज्ञात कर ली है। अब नेक्स्ट देखते हैं मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बारे में देखते हैं। सबसे पहला मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों अथवा परमाणुओं का पूर्ण संख्या में सरलतम अनुपात उसका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों अथवा परमाणुओं का पूर्ण संख्या में सरलतम अनुपात ही उसका क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है C6H12O6, कार्बन का मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, कार्बन के कितने परमाणु है, 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। इसको अब सरल करेंगे, इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए इसको सरलतम इसका अनुपात होगा, वह क्या होगा, इसका मूलानुपाती सूत्र। अब नेक्स्ट बात करते हैं आणविक सूत्र के बारे में। आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणु की सही संख्या को दर्शाता है। आणविक सूत्र क्या होता है, आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है, आणविक सूत्र कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका आणविक सूत्र क्या है, C2H4O2। मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2O का। इसकी सरलतम अनुपात क्या है, कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 3 है, नहीं कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 3 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 4 है। इनका सरलतम अनुपात कितना होगा, 1:2:1। इस प्रकार से यह तो मूलानुपाती सूत्र होगा। लेकिन इसका आणविक सूत्र क्या हो गया कि आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या दर्शाता है। कार्बन की संख्या कितनी है, 2, हाइड्रोजन कितनी है, 4, ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं, आणविक सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट है मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र का निर्माण। मूलानुपाती सूत्र से अणु सूत्र का निर्माण किस प्रकार से, एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.76% क्लोरीन है। यदि इस यौगिक का मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, सर्वप्रथम यौगिक में उपस्थित तत्वों की दी गई प्रतिशत मात्रा में उनके परमाणु द्रव्यमान का भाग देते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या का भाग देते हैं। इसके पश्चात प्राप्त भागफलों में से सबसे छोटे भागफल का सभी भागफलों में भाग देते हैं, जिससे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र प्राप्त होता है। सबसे पहला बिंदु क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं, देखो कि सर्वप्रथम यौगिक में उपस्थित तत्वों की दी गई प्रतिशत मात्रा में उनके परमाणु द्रव्यमान का भाग देते हैं, दी गई प्रतिशत मात्रा में उनके परमाणु द्रव्यमान का भाग देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे कि इसके पश्चात प्राप्त भागफलों में से सबसे छोटे भागफल का सभी भागफलों में भाग देते हैं, जिससे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र प्राप्त होता है। मूलानुपाती सूत्र प्राप्त होने से हम उससे आणविक सूत्र या अणुसूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि NH है, हाइड्रोजन की संख्या हमें पता नहीं इसके कितने है, उसके ज्ञात करते हैं कि इसकी प्रतिशत मात्रा में इसका सबसे पहले इसका परमाणु द्रव्यमान का भाग दिया। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा देखिए 4.07, इसमें 1 का भाग दे दिया। कार्बन की दे रखी है 24.27/2, 71.76 में 35.5 का भाग दे दिया। इस प्रकार से हाइड्रोजन में भाग देने पर कितना आ गया, 4, कार्बन आ गया 2, क्लोरीन आ गया 2। अब सबसे छोटी जो भागफल आया है 2, उसका भाग देंगे, सब में भाग देंगे तो इसमें 2, 1, 1, ये क्या आ गया, इसका मूलानुपाती सूत्र आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अतः मूलानुपाती सूत्र क्या प्राप्त हुआ, CH और Cl, कार्बन का था 1, हाइड्रोजन का 2 और Cl का 1। इस प्रकार से इसका मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है। अब इसका तीसरा बिंदु कौन सा है,
इसके पश्चात क्या करेंगे, यौगिक के मोलर द्रव्यमान में मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का भाग देकर प्राप्त भागफल को मूलानुपाती सूत्र से गुणा करके यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, मोलर द्रव्यमान बट्टा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान क्या है, 1 गुणा 12 कार्बन का 12 प्लस 2 गुणा हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का कितना 1 प्लस क्लोरीन 1 है ना 35.5। इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो 49.5 प्राप्त हुआ। अब टोटल अब क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान दे रखा है कितना 98.96 दे रखा है टोटल, इसमें अब 49.5 का भाग दिया तो लगभग कितना आ गया 2। अब हम इसके जो मूलानुपाती सूत्र है, जो आणविक सूत्र है प्राप्त हुआ था C1, इसको 2 से गुणा कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था, कार्बन का 1 प्राप्त हुआ था, हाइड्रोजन का कितना प्राप्त हुआ था 2 प्राप्त हुआ था, क्लोरीन का 1 प्राप्त हुआ था। अब 2 से गुणा करते हैं सबको, क्लोरीन को कार्बन को 2 से कर दें, हाइड्रोजन को 2 से कर दें, क्लोरीन को 2 से करते हैं तो क्या हुआ C2H4Cl2। इस प्रकार इसका आणविक सूत्र प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टाइकियोमेट्री और स्टाइकोमेट्रिक परिकलन। स्टाइकोमेट्री तत्व किसे कहते हैं, तत्वों के मापन को स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। ये ग्रीक शब्द है जिसे स्ट्रोकियोन और मेट्रोन से मिलकर बना है। स्ट्रोकियोन और मेट्रोन से मिलकर बना हुआ है। स्ट्रोकियोन का मतलब है तत्व है और मेट्रोन का मतलब है मापन। तो स्ट्रोकियोमेट्रोन का मतलब क्या हुआ, स्टाइकोमेट्री का मतलब क्या हुआ, तत्वों का मापन। नेक्स्ट बिंदु है, एक रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों का द्रव्यमान क्रियाफल के द्रव्यमान के बराबर होता है। स्टाइकोमेट्री के अंतर्गत हम एक बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, उसमें क्या है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों का द्रव्यमान क्रियाफल के द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जो अंक आगे लगाए जाते हैं उन्हें स्टाइकियोमेट्रिक अंक या गुणांक कहा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जो अंक आगे लगाए जाते हैं उन्हें स्टाइकियोमेट्रिक अंक या गुणांक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होने के पश्चात तत्वों का मापन कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होने के पश्चात हम तत्वों का मापन कर सकते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना हम सीखते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना, C3H8 का दहन है, C3H8 का दहन है, दहन का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और इसे CO2 प्लस H2O का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखेंगे कार्बन के इसको संतुलित करने के लिए, यह एक असंतुलित समीकरण है, इसको संतुलित करने के लिए हम CHO ट्रिक काम में लेंगे। CHO ट्रिक, पहले कार्बन को संतुलित करेंगे, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। ठीक है, किस प्रकार से, कार्बन के कितने हैं 3 हैं, तो क्रियाकारक में कितने हैं 3 हैं, क्रियाकारक में 3 है तो उत्पाद में भी 3 कर देंगे। ठीक है, 3 कर दिए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन के कितने हैं 8 हैं, 8 हैं यानी कि यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 हो गए। ठीक है, अब ऑक्सीजन के क्रियाकारक में 2 हैं, उत्पाद में 3 दूनी 6 और 4, 6 4 कितने हो गए 10 हो गए। तो यहाँ पर कितनी संख्या से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 5 और 2। इस प्रकार से इसकी संतुलित समीकरण कितनी, C3H8 प्लस 5O2 3CO2 प्लस 4H2O। अब देखना कार्बन की संख्या क्रियाकारक में कितनी है 3 है, उत्पाद में भी कितनी है 3 है। हाइड्रोजन की संख्या 8 है, क्रियाकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 8 है, उत्पाद में भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 8 है। क्रियाकारक में ऑक्सीजन की संख्या 10 है तो उत्पाद में भी कितनी है 3 दूनी 6, 6 प्लस 4 कितनी होगी 10। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, सबसे इसमें क्या दे रखा है, इसकी प्रोसेस दे रखी है सोल्व करने की, CHO की प्रोसेस दे रखी है, CHO ट्रिक की प्रोसेस दे रखी है। CHO पहले सबसे पहले कार्बन को संतुलित करेंगे, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को दहन वाली अभिक्रियाओं में। तो सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या को दोनों ओर से बराबर करेंगे, इस प्रकार से 3 से गुणा करने पर बराबर हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे,
हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को दोनों ओर बराबर करेंगे। हाइड्रोजन की संख्या बराबर करने के लिए 4 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को दोनों ओर से बराबर करेंगे। इस प्रकार से समीकरण में 3 कार्बन परमाणु, 8 हाइड्रोजन परमाणु और 10 ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O। उपयुक्त अभिक्रिया में क्या है, 1 मोल मेथेन 2 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड तथा 2 मोल जल बनाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस अभिक्रिया के दौरान जो अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया दे रखी है, इसके बारे में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 1 मोल मेथेन 2 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड तथा 2 मोल जल का निर्माण करती है, ठीक है। दूसरी बात क्या कह सकते हैं, 1 अणु मेथेन 2 अणु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 1 अणु CO2 और 2 अणु H2O का निर्माण करती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरी बात क्या कह सकते हैं कि 16 ग्राम मेथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करके 44 ग्राम CO2 और 36 ग्राम H2O का निर्माण करती है। ये बात भी एकदम बिल्कुल सही है। संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में इस प्रकार से हम ये 3 बात कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद को सीमित कर देते हैं, चाहे दूसरे की सांद्रता कितनी ही क्यों न हो, सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं। किसी भी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जो लिमिटेड होते हैं, एकदम सीमित होते हैं, उनके कारण से आगे वो खत्म होने से उन आगे अभिक्रिया प्रोसीड नहीं हो पाती, उन्हें क्या कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक। अब देखते हैं सबसे पहले विलेनों में अभिक्रियाएं। टॉपिक कौन सा है, विलेनों में अभिक्रियाएं। अधिकांश प्रयोगशाला में अभिक्रियाएं विलेनों में की जाती है। अधिकांश प्रयोगशाला में अभिक्रियाएं विलेनों में की जाती है। इसका पहला बिंदु है कि जब कोई पदार्थ विलेन के रूप में उपस्थित होता है तब उसकी मात्रा विभिन्न सांद्रता पदों में व्यक्त की जा सकती है। किस प्रकार से की जा सकती है, पहली है द्रव्यमान भार इकाई के रूप में, दूसरी है द्रव्यमान आयतन इकाई के रूप में। द्रव्यमान भार इकाई के रूप में की जाती है तो उसमें है द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, मोल अंश के रूप में, ppm पार्ट्स पर मिलियन के रूप में और मोललता के रूप में। द्रव्यमान भार इकाई के रूप में की जाती है तब इस प्रकार से ये 4 हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, ppm और मोललता। और द्रव्यमान आयतन इकाई के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता और तुल्यांकीय द्रव्यमान के अकॉर्डिंग इस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं द्रव्यमान भार इकाई वाली जो सांद्रता पद है उनको देखते हैं किस प्रकार से है। द्रव्यमान प्रतिशत, इसे निम्न संबंध द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेन का द्रव्यमान। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो उसमें जिसका निकालते हैं उसमें टोटल का भाग देते हैं और इंटू 100 से करते हैं। तो हमने विलेय का द्रव्यमान में विलेन का द्रव्यमान का भाग दिया और इंटू 100 से किया तो द्रव्यमान प्रतिशत हमें प्राप्त हुआ। एग्जाम्पल 10% ग्लूकोज का जलीय विलेन का अर्थ होता है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलकर 100 ग्राम विलेन बनाया गया है। दूसरी टर्म है मोल अंश या मोल भिन्न। विलेन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या का अनुपात उस अवयव का मोल भिन्न अथवा मोल अंश कहलाता है। माना किसी विलेन में 3 अवयव A, B, C हैं तथा इनमें मोलों की संख्या Na, Nb, Nc है। एक के मोल भिन्न ज्ञात करेंगे तो Na बटा Na प्लस Nb प्लस Nc। इस प्रकार से इसके मोल भिन्न, एक के मोल भिन्न प्राप्त हुए। बी के मोल भिन्न ज्ञात करेंगे तो बी के मोलों की संख्या में भाग देंगे, टोटल तीनों A, B, C तीनों के मोलों की संख्या का भाग देंगे। इसी प्रकार सी के मोल भिन्न ज्ञात करेंगे तो सी के मोलों की संख्या में तीनों की संख्या का भाग देंगे, ठीक है। अब टोटल इनका जो मोल निकालेंगे, टोटल मोल निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, मोल भिन्न किस प्रकार से, S बराबर XA प्लस XB प्लस XC। इस प्रकार से तीनों को ज्ञात करेंगे तो ये किसके बराबर प्राप्त होगा, 1 के बराबर प्राप्त होगा। अतः विलेन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल भिन्नों का योग हमेशा 1 होता है। क्या निष्कर्ष निकलता है इससे कि अतः विलेन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल भिन्नों का योग हमेशा 1 होता है। तीसरा है ppm पार्ट्स पर मिलियन। जब किसी विलेन में विलेय की मात्रा अत्यंत कम हो तो ppm को प्रयुक्त करते हैं। जब किसी विलेन में विलेय की मात्रा
अत्यंत कम हो तो ppm प्रयुक्त करते हैं। ppm किस प्रकार से लिखते हैं, ppm किस प्रकार से निकालते हैं? विलयन में उपस्थित किसी अवयव की मात्रा बटे विलयन में उपस्थित किसी सभी अवयव की मात्रा को गुणा 10⁶ से गुणा कर देते हैं। ppm निकालते हैं तो किस प्रकार निकालते हैं? विलयन में उपस्थित किसी अवयव की मात्रा बटे टोटल जो अवयव हैं उनकी मात्रा का भाग देते हैं और गुणा 10⁶ से गुणा कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं कि इस विधि द्वारा अत्यंत तनु विलयनों की सांद्रता जैसे जल की कठोरता, जल में Cl2, वायु प्रदूषण आदि को व्यक्त करते हैं। अत्यंत तनु विलयनों की सांद्रता ज्ञात करते हैं ppm द्वारा। अब द्रव्यमान भार इकाई में सबसे लास्ट में है मोललता जिसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्मॉल m से दर्शाते हैं। इसकी क्या परिभाषा है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। कैसे? विलय के मोलों की संख्या बटे विलय का किलोग्राम में भार। मोललता बराबर क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या बटे विलय का भार केजी में। इसको ग्राम में परिवर्तित करते हैं तो विलय का ग्राम में भार बटे विलय का अणुभार गुणा विलय का भार ग्राम में बटे 1000। मोलों की संख्या क्या होता है? विलय का मोलों की संख्या बराबर होता है विलय का ग्राम में भार बटा विलय का अणुभार। विलय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? विलय का ग्राम में भार बटा विलय का अणुभार। इस प्रकार से इस फॉर्मूले को आगे खोल के विलय के मोलों की संख्या को इस प्रकार से लिखा, विलय के मोलों की संख्या को इस प्रकार से लिखा। अब विलय का भार केजी में था तो इसे ग्राम में लिख दिया, ऊपर किसे गुणा कर दिया? 1000 से गुणा कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट है द्रव्यमान आयतन इकाई। इसमें सबसे पहले है मोलरता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। सेम मोलरता वाला कंसेप्ट है। इसमें मोलरता में क्या था? 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, और इसमें क्या हो गया? लीटर में। 1 लीटर विलयन में जो एक विलयन का आयतन क्या होगा? लीटर में होगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता। ठीक उसी प्रकार सूत्र को खोल दिया वापस से। मोलों की संख्या को विलय को ग्राम में भार बटा विलय का अणुभार गुणा, ऊपर 1000 से गुणा हो गया और नीचे विलयन का अंतर ml में हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मलता। फॉर्मलता क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या उसकी फॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी फॉर्मलता। विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ग्राम सूत्रभारों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। देखो नेक्स्ट में विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या होता है विलय का ग्राम में भार बटा विलय का सूत्रभार। विलय का ग्राम में भार बटे विलय का सूत्रभार गुणा, इसी प्रकार से फॉर्मूले को वापस से विस्तृत रूप दे दिया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं नॉर्मलता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता। फॉर्मलता किसकी संख्या कहलाती है? सूत्रभारों की संख्या क्या कहलाती है? फॉर्मलता कहलाती है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाती है नॉर्मलता। नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या हो गया? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला होता है विलय का ग्राम में भार बटा विलय का तुल्यांकी भार। ठीक है। तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार होता है अणुभार बटे एन। एन होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तुल्यांकी भार कितना होता है? अणुभार बटे एन। एन यहाँ पे क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल है H2SO4। H2SO4 2H+ और SO4 2- में विभाजित होता है तो इसका तुल्यांकी भार कितना हुआ? 98 इसका भार होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने? 2, तो कितना हो गया? तुल्यांकी भार 49 होगा। इस प्रकार से नॉर्मलता का फॉर्मूला होगा विलय का ग्राम में भार गुणा 1000 बटे विलय का तुल्यांकी भार गुणा विलयन का अंतर ml में। ठीक हो गया। नेक्स्ट है अब तुल्यांकी भार और लास्ट में क्या आ गया? तुल्यांकी भार और द्रव्यमान। तुल्यांकी भार कितना है? तुल्यांकी भार कितना होता है? अणुभार बटा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस प्रकार से हमारा टॉपिक एकदम से कंप्लीट हो गया है। एक बहुत ही
क्योंकि रिवीजन इसका कर लिया हमने बहुत ही फटाफट से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक साथ